वही सारी है भाई जैन, वही सारी है सबको। 11:45 से, यस 11:45 से। नोट्स मिल गए थे सबको, रिवाइज कर लिया था, नोट्स भी सेंड कर दिए थे ना। नोट्स तो सेंड कर दिए थे। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर अर्ली डेवलपमेंट देखा था हमने। मेंडली पीरियोडिक टेबल में मेरिट्स की बात कर रहे थे, मेरिट्स भी हमने पढ़ ली थी कि उसके अंदर कौन कौन सी उसकी एडवांटेजेस थी, कौन कौन सी मेरिट्स थी। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, उसके बाद सिस्टमैटिक स्टडी, ये सारी अचीवमेंट्स थी, मेरिट्स थी। डीमेरिट्स में हाइड्रोजन की पोजीशन आती है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। दूसरा, डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा हुआ था। तीसरा, अच्छा मेरिट में एक और चीज आती है कि अगर नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया जाए तो वो पोजीशन, अगर नोबल गैसेस को प्लेस करेंगे तो वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो पैटर्न है, जो पीरियोडिसिटी है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। यस, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स भी एक डीमेरिट है कि आइसोटॉप का मतलब, इसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें आता है डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल की क्या क्या डीमेरिट्स रहती हैं। फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके अकॉर्डिंग वो नोबल, उसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट कहां कहां उसको रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको हम फर्स्ट ए में भी रख सकते हैं, मींस एल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं, और हम इसको सेवेंथ ए में भी रख सकते हैं, मींस हेलोजन के साथ भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है कि 1s1। अब 1s1 का मतलब एल्कली मेटल्स में भी लास्ट में एक अनपेयर्ड, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लास्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम एल्कली मेटल के साथ इसको रख सकते हैं। दूसरा, हेलोजन के साथ भी इसको रख सकते हैं, बिकॉज हेलोजन्स जो 17 ग्रुप के जितने भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको भी फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसकी वजह से इसको दोनों जगह हम रख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन आ गई कि हम इसको दोनों जगह प्लेस कर सकते हैं। तो इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। दूसरा, आइसोटॉप की जो डिस्कवरी हुई थी, आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि जिनमें जो Z होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो सेम होता है, जबकि A क्या होता है, एटॉमिक मास, वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास उसके अंदर डिफरेंट रहता है आइसोटॉप्स के अंदर। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप बनाए जाएं तो हाइड्रोजन के हम 3 आइसोटॉप बना सकते हैं, 1h1, 1h2 एंड 1h3। सबको पता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, हम 3 आइसोटॉप बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो। अब एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन को 3 अलग अलग पोजीशंस में रखना चाहिए, 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखना चाहिए। या ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन आ जाएगा O8 16 एंड O8
18। तो भाई इसमें भी ऑक्सीजन 16 और 18, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको भी दो अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमको पता है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एक सिंगल ही एलिमेंट वहां पे रखा हुआ है, उनको कोई अलग अलग पोजीशन नहीं है। तो इसलिए आइसोटॉप की जो डिस्कवरी थी वो भी लिमिटेशन का काम कर रही थी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये लिमिटेशन नहीं आती है, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम डील किसके साथ करते हैं, एटॉमिक नंबर के साथ, जो कि आइसोटॉप में सेम होते हैं, है ना। यस, इनके साथ हम डील करते हैं। थर्ड थर्ड वन आपको बताता हूं, थर्ड कौन सा है इसमें। थर्ड है एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर ये आपको सब नोट्स में मिल जाएंगे अच्छे से, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आप चाहे तो कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। एनोमलस पेयर है। एनोमलस पेयर का मतलब, इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लगाओ, बट कुछ एलिमेंट का मास ऐसे आ गया कि कम एलिमेंट्स, जिसका मास कम था उसको पहले रखा। ऐसा होना चाहिए, जिसका मास कम है उसको पहले रखो, जिसका मास ज्यादा है उसको बाद में रखो। बट यहां पर कुछ पेयर ऐसे बन गए, जैसे कि आर्गन एंड पोटेशियम का बना। आर्गन का मास हो जाएगा 39.9 और पोटेशियम का 39 हो जाएगा। तो ज्यादा मास वाला पहले रख दिया, कम मास वाला बाद में रख दिया, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मींस ये एनोमलस पेयर हो गए। एनोमलस मींस जिनमें कोई ना कोई गलती होती है, जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो एनोमलस पेयर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, दूसरा टेलुरियम आयोडीन का, दूसरा टेलुरियम आयोडीन का भी। इसकी एक ट्रिक बताता हूं किस तरीके से उसको याद रखना है। टेलुरियम और आयोडीन, आयोडीन 127 हो जाता है, टेलुरियम 127.5 हो जाता है। तो ये दूसरा एनोमलस पेयर आ गया अपने पास। तीसरा एनोमलस पेयर आ जाते हैं कोबाल्ट एंड निकिल। कोबाल्ट 58.9 आता है, निकिल 58.7 आ जाता है। तो ये तीसरा। और चौथा थोरियम एंड पीए, प्रासोडाइमियम, इसको हम आगे पढ़ेंगे। 290। और ये इसको एक बार चेक कर लेता हूं, थोरियम का मास। इसका मास 232, थोरियम का 231। तो ये चार एनोमलस पेयर बने। अब इन चार एनोमलस पेयर को कैसे याद रखा जाए, तो इसको याद रख सकते हैं फिलहाल। कैसे याद रखें, आमिर खान, आमिर खान, आर्गन क्रिप्टो, आर्गन एंड पोटेशियम, आमिर खान, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। अब उसकी क्या इच्छा है वो भी देख लेते हैं। आमिर खान तेरी इच्छा, टेलुरियम आयोडीन, ठीक है, 127.5, 127, पहले ज्यादा आ गया फिर कम आ गया, एनोमलस पेयर। आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं, कोक नहीं, कोक नहीं, कोबाल्ट एंड निकल, कोक नहीं, 58.9, 58.7 एनोमलस पेयर, कोक नहीं, ठंडा, ठंडा पेप्सी। ऐसा कुछ है कि आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पेप्सी। एनोमलस पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटॉप, ये तीन लिमिटेशन बन गए मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के। एनोमलस पेयर का मतलब क्या है कि ज्यादा मास वाला पहले आ गया और कम मास बाद में आ रहा है, तो चार इसमें पेयर बन जाते हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पेप्सी।
ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अरे ये क्लियर हो गया कि नहीं? अर्जुन, शौर्य, प्रियांशु, नमन, बेटा क्लियर हो गया ये? विनय, अविराज, निशांत कहाँ गया? हर्षित, बेटा क्लियरिटी आ रही है? ठीक है, तो एनोमलस पेयर भी एक लिमिटेशन बन गया। अगला लिमिटेशन बताइए, अगला लिमिटेशन बताइए भाई। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप एनोमलस पेयर, अगला लिमिटेशन है dissimilar elements in a same group। एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर क्या बन रहा है? डिसिमिलर एलिमेंट्स आ रहे हैं सेम ग्रुप के अंदर, डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। तो कौन कौन से वो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं? देखो, अगर हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, फर्स्ट, अच्छा अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट में दो सब ग्रुप हैं, ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की अगर बात की जाए, फर्स्ट ग्रुप मेंडलीव में, तो उसमें दो सब ग्रुप हैं, एक ए है दूसरा बी है। ए के अंदर रखा उन्होंने एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये रखे ए के अंदर, और बी के अंदर रख दिया कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब इनके देखो कहीं भी दूर दूर तक इनकी कोई भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे रख दिया। अब ये सारी एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ये हैं एल्कली मेटल्स, और इधर है आपके पास कॉइनेज मेटल्स, ये है कॉइनेज मेटल्स। तो इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। तो ये लिमिटेशन बन गया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप, ये लिमिटेशन बन गया। बताओ, इतना क्लियर? अरे कुछ इतना कुछ क्लियर आ गया क्या? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो ऐसा कुछ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल चला। मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए अगर हम उसको ऑर्डर में रखें तो उससे कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आ रही है। कुछ लिमिटेशंस आई, कुछ अचीवमेंट्स आई, मेरिट्स आई, उसके बाद बात हुई फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। अगला हम करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जिसको किसने सबसे पहले आइडिया दिया था? हेनरी मुजले ने पीरियोडिक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इससे पहले अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी, इससे पहले अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी वो एटॉमिक मास के ऊपर चल रही थी। ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर ही वो सारी बातें हो रही थी। बट मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया सबसे पहले, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो किसने दिया? हेनरी मुजले। हेनरी मुजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर एक बेसिक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो रही है। एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। उनको ये कैसे पता लगा? कि उन्होंने कुछ 30 एलिमेंट्स को, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक के कुछ बीच में कुछ एलिमेंट्स को लिया, और उनके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन स्पीड को उस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया। जब ऐसा हुआ तो उससे कुछ एक्सरेज इमिट हुई, कुछ एक्सरेज उससे इमिट हुई, और उन एक्सरेज की कुछ वेवलेंथ आई, जिसको हम क्या कह देते हैं?
वेवलेंथ कुछ न्यू आई, कुछ वेवलेंथ आई, और ये वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका जो स्क्वायर रूट था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर z के। ये जो वेवलेंथ थी, न्यू जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, जो एक्स रे इमिट हुई उनकी जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, जो एक्स रे इमिट हुई उसकी जो वेवलेंथ थी, और z क्या था, एटॉमिक नंबर। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, और इससे उनको पता लगा कि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है। तो अब एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट हट गया, उन्होंने फिर पीरियोडिक लॉ दिया। उस पीरियोडिक लॉ में उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल बिल्कुल सेम है, बट एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आ रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर ही वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मेटल को लिया, उस मेटल, जैसे कोई भी एक मेटल लिया, उस मेटल के ऊपर उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ये मेटल लिया इसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने बॉम्बार्ड करवाया। उससे कुछ रेज इमिट हुई, कुछ रेज निकली एक्स रेज, कुछ एक्स रेज बाहर निकली, और वो एक्स रेज की जो वेवलेंथ आई वो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जेड के। ठीक है, वो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जेड के, एटॉमिक नंबर के। ठीक, तो इससे उन्होंने बताया कि हाँ भाई एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब देखो, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था जो कि किसने दिया था, हेनरी मुसलिन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था जो किसने दिया था, हेनरी मुसलिन ने। अब इस लॉ के बेस पर बाकी जो अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसी को एक्सपेंड कर दिया। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, उसको फैला दिया, उसको सब ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को दो अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो इस तरीके से वहां पर 8 ग्रुप थे, बट जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें 18 ग्रुप आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक, उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, बट जो मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आती है मॉडिफाइड आती है, वो मॉडिफाइड के अंदर उन्होंने नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया। और कौन से ग्रुप में प्लेस किया, जीरो ग्रुप में, या जिसको हम नाइन्थ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इतने चीज क्लियर है। अब इसमें आगे कंट्रीब्यूशन आता है, कुछ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉन्ग फॉर्म बनाई। तो बरी बोहर एंड बरी, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बोहर एंड बरी, रेंज एंड वार्नर। ठीक है भाई, इन चारों ने मिल करके डेवलप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, बोहर बरी रेंज वार्नर, इन्होंने डेवलप किया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। अब अगर हम बोहर की बात करें तो इसमें पढ़ते हैं बोहर क्लासिफिकेशन
बोहर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बोहर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इसी में हेडिंग आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, और बोहर क्लासिफिकेशन क्या था एलिमेंट्स का, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो बोहर के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं ना, SPDF, ये चार जो अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए थे SPDF मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये किसने इसको कंट्रीब्यूट किया था, किसने बनाया था? बोहर ने। ठीक है, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? तो बोहर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर SP, D और F ये अलग अलग ब्लॉक पढ़ने हैं, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आपने 10th में इसको पढ़ा हुआ है, तो आप फटाफट मुझे बता दें कि कितने ग्रुप और कितने पीरियड होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। जल्दी से मुझे बता दें लिख करके, कितने पीरियड हो रहे हैं, कितने ग्रुप हो रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। प्रियांशु, दीपक, ठीक है, तो इतना क्लियर जा रहा है अभी तक? ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वन बाय वन। तो फिलहाल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने को पता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं। फर्स्ट, इसके अंदर 7 पीरियड आ रहे हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है 7 पीरियड आ रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर 18 ग्रुप्स आ रहे हैं। तो 18 ग्रुप्स की ही वजह से इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ कह रहे हैं, क्योंकि मेंडलीफ में 8 ग्रुप थे, 9th ग्रुप था नोबल गैस वाला, यहाँ पर 18 ग्रुप बनाए हुए हैं। फिर बोहर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आती है कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर, 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर जो आप देखते हो SP, D और F ब्लॉक बने हुए हैं, वो किस तरीके से बने, उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया। तो हम देखते हैं बोहर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप देखते हो ना पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता हो, इस तरीके से दिखता है कि ये यहाँ पर एक तो ये S ब्लॉक आपको दिखता है, फिर बीच में कोई इस तरीके से आपको ये D ब्लॉक दिख जाता है, फिर इधर आपको एक P ब्लॉक दिखता है, फिर इधर आपको एक F ब्लॉक दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। मैं भी आपको जनरली बता रहा हूं कि ये S ब्लॉक आपको दिखता है, ये P ब्लॉक दिखता है, ये D ब्लॉक होता है, और ये F ब्लॉक होता है। इन ब्लॉक्स में एलिमेंट को डिवाइड करने का काम किया था बोहर साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसका इसको डिवाइड करने का काम किसने किया, ये हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे अभी सबको। इनको डिवाइड करने का काम बोहर साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, अब उन्होंने कैसे डिवाइड किया वो देखते हैं। तो ये SP और DF में क्यों और कैसे उन्होंने डिवाइड किया, क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है, उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया बेसिकली सबको है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पैटर्न होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब देखो, बोहर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि बोहर क्लासिफिकेशन में इन्होंने कहा एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स में सबसे पहले जैसे S ब्लॉक किसको कहा गया,
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ बेसिकली कि आपने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा होगा, इस तरीके से कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। देखो ये सबसे अंदर अपने पास न्यूक्लियस है, ये एटम की डिफरेंट शेल्स बनाई हुई, एक बार इसको ध्यान से देख लेना, पूरी ये आगे केमिस्ट्री में आपके काम आएगी। सबसे अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाली जो शेल है, जो सबसे नजदीक वाली शेल है उसको हम कौन सी शेल कहते हैं? के शेल कहते हैं। जो सबसे नजदीक वाली शेल है, जो सबसे नजदीक वाली शेल है उसको हम के शेल कहते हैं। और इसको n इज इक्वल टू, अच्छा जो ये है ये L है ये M है, इसके बाहर अगर हम एक और बना लें, इसके बाहर अगर एक और रखा जाए तो L हो जाएगा के एल एम एन हो जाएगा। इस तरीके से चार सेल बनाए के एल एम एन। अब देखो जो सबसे बाहर वाली, सपोज किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं वो इन चार शेल्स में फील हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम में होते हैं 2 8 8 2, तो चार शेल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। जो आउटर मोस्ट शेल होता है, भाई इसको ध्यान से देखना, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक। उसका नाम क्या होता है? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल का मतलब वैलेंस शेल, और उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला। उसके बाद ये तो है आपका एन, ये शेल कौन सा है? ये एन है, सबसे बाहर वाला शेल एन है। उसके एक अंदर वाला शेल, उसके एक अंदर वाला शेल, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। ये नाम भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है 10th क्लास में। और ये हो जाएगा n-1। n-1 मतलब सपोज n 4 है तो n-1 3 हो जाएगा। तो सबसे बाहर वाली, सबसे लास्ट वाली शेल को वैलेंस शेल कह रहे हैं, उससे ठीक अंदर वाली को पेनल्टीमेट शेल कह रहे हैं, उससे ठीक अंदर वाली को पेनल्टीमेट शेल कह रहे हैं, सही। और उससे भी एक और अंदर, जैसे कि ये n हो गया, ये n-1 हो गया, और उससे भी अंदर n-2, तो उससे भी अंदर कौन सा हो गया? एंटी एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, जिसको हम n-2 कह रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है कि आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कह रहे हैं, जिसको स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, उसके एक अंदर वाली शेल को n-1 कह रहे हैं, दैट इज पेनल्टीमेट, और उससे भी एक अंदर वाली शेल को एंटी पेनल्टीमेट n-2 कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये तीन ही चीजें होती हैं, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये देखो, क्या ये तीनों टर्म्स क्लियर जा रहे हैं अभी तक? हाँ, ये के से ही शुरू होता है, आर्बिट्री है, इसका कोई मीनिंग किसी को नहीं पता कि के से ही क्यों शुरू होगा, ठीक है भाई। ये शायद आपके लिए इनर मोस्ट को क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट का कोई नाम नहीं है। इनर मोस्ट को हम इनर मोस्ट ही कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला। नाम किसके हैं? सबसे लास्ट वैलेंस शेल, उसके अंदर, सपोज वैलेंस शेल 10th नंबर का है,
10th नंबर का कोई वैलेंस शेल आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 10th नंबर का अगर वैलेंस शेल है तो पेनल्टीमेट 9th होगा और एंटी पेनल्टीमेट 8th होगा, सिंपल। अगर 5वें नंबर का कोई वैलेंस शेल है तो पेनल्टीमेट चौथा और एंटी पेनल्टीमेट तीसरा। क्या ये टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है? आउटर मोस्ट, क्या ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है? आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल उसके भी अंदर आ जाएगा। सही है, इतना क्लियर? ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, इसके बाद से चैप्टर बनना फिर स्टार्ट होगा। ये टर्म्स आगे बहुत बार यूज होंगी। क्या हमें यहां पर पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबको पता है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, नो डाउट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। क्या ये सबको क्लियर जा रहा है? वैलेंस शेल का मतलब जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। एक होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड आपको मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल n के साथ। एक होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं कहीं मिलेगी ये डेफिनेशन, कहीं नहीं मिलेगी। इट इज द outermost electron according to ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ पुरानी चीजें भी रिवाइज होती चली जाएंगी। इट इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इट इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है? ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो हमने कह दिया डिफरेंशिएटिंग को, अब ये है क्या? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है? तो ये चीज अपने को पता है कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कुछ बच्चों को क्लियर है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, कुछ बच्चों को क्लियर है? ये देखो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ये कुछ चीजें पुरानी रिवाइज होती हैं, धीरे धीरे जब ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन बनती जाती है तो फिर चैप्टर तैयार होता है अपना आगे के लिए। ठीक है, जब ये पुरानी चीजें डेवलप होती जाएंगी चैप्टर आगे के लिए फिर आसान हो जाए। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो हमने कहा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल होता है कि इलेक्ट्रॉन should be filled according to energy of orbitals। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करना है ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बेस पर, है ना। द ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी, the orbital which have less energy जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी पहले उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। द ऑर्बिटल विच है लेस एनर्जी फर्स्ट गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे दो और उसके बाद बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो।
अब ये चीज भी अपने को क्लियर होगी कि ऑबो प्रिंसिपल में कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी फर्स्ट गेन इलेक्ट्रॉन, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाए जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम है पहले उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। अब बात आती है कि एनर्जी किस तरीके से निकाली जाए, तो इसमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कैलकुलेशन का एक सिंपल तरीका है भाई N+L रूल। N+L रूल से एनर्जी को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। N+L रूल से एनर्जी को बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल होता है किसके, जो नंबर ऑफ शेल है। ठीक, पहली बात क्लियर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल के इक्वल होता है, और L इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। L की जो वैल्यूज हैं भाई, S के लिए उसकी वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है। These are the values. These are the values. कि एनर्जी जो कैलकुलेट हो रही है वो N+L रूल से कैलकुलेट हो रही है, और N+L रूल में N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। L के लिए ये वैल्यूज हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल मुझे आप कैलकुलेट करके खुद बना दिखा सकते हो कि एक अपने पास 2s है और एक 2p है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 2s और 2p ऑर्बिटल है भाई, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बेसिक चीज बता रहा हूं अभी पूरी। अगर ये एक बार क्लियर आ गया, अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो चैप्टर बहुत स्पीड में होगा और बहुत स्मूथली चलेगा। फिर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी पूरी। ठीक है, चीजें आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। अभी कोई जल्दबाजी ना करें, छोटी छोटी चीजों को समझते चलें। 2+S का मतलब S के लिए वैल्यू 0 है, तो 2+0 भाई, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। 2+1 कर दिया, ले मैं पूरा लिख देता हूं, इसको 2+1 कर दिया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। ऑब्वियसली एनर्जी किसकी ज्यादा, 2p की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2s में भरेंगे, उसके बाद 2p में भरेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन पहले 2s में, उसके बाद 2p में भरा जा रहा है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अगला एग्जाम्पल, जैसे एक एक करके एग्जाम्पल देता हूं। एक एक करके एग्जाम्पल देता हूं, उसको आप लगाओ। 3s और 3p, 3s और 3p, हाँ लाइट जा रही बीच में। 3s और 3p, 3s और 3p, 3+0 3+1 4, इसकी एनर्जी ज्यादा, पहले इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, उसके बाद 3p में जाएगा। ठीक है, अगला 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d, 4s और 3d, 4+0 3+2 5, तो 3d की एनर्जी ज्यादा है, 3d की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, और यही एग्जाम्पल है जिसके लिए हमने ये पूरा स्टडी किया। ये एग्जाम्पल है भाई इंपॉर्टेंट। 4s और 3d, कुछ चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इसके अंदर वैलेंस शेल कौन सा है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर वैलेंस शेल कौन सा है, फोर्थ। वैलेंस मतलब जो बाहर आएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा। तो 4s और 3d, तो वैलेंस शेल कौन सा है, फोर्थ।
और उसके अंदर पेनल्टीमेट कौन सा है, पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट शेल कौन सा है, थर्ड। इतना क्या क्लियर हो गया? इतना बताएं, इतना बताएं कि वैलेंस शेल इसमें फोर्थ है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे नजर रखो अभी। वैलेंस शेल फोर्थ है। वैलेंस मतलब जो सबसे लास्ट में है, मेरे इस क्लासरूम में जो सबसे लास्ट में जो बेंच है दैट इज वैलेंस शेल, और उसके ठीक पहले वाला दैट इज पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल थर्ड हो गया। अब आप ये बताओ कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा जो कि फोर्थ शेल में आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? इसी एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखना। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा जो फोर्थ शेल में आएगा? इतना क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, इसको देखो ध्यान से। इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे अभी नजर रखो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे अभी नजर रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा जो कि वैलेंस शेल में आएगा, फोर्थ शेल में आएगा। बट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा भाई? जो कि ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग, जो कि ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट होगा। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिला, 4s को, क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिला 3d को। तो इसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड शेल के अंदर। मतलब एक कंक्लूजन यहां पर दे सकते हैं भाई। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि इसको आप बहुत ध्यान से इसमें स्टार कर लें। इसमें कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है कि वैलेंस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन may be valence electron, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट when last electron enters into penultimate or anti penultimate shell, penultimate or anti penultimate shell, but when last electron enters into penultimate or anti penultimate shell, then it is different from valence electron। ठीक है, ये बताइए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। मोस्टली बच्चों के समझ में नहीं आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। एनर्जी निकालने का एक ही रूल है, n+l। अगर आपको n+l मैंने जो लिखवाया हुआ है उतना आप याद कर लो, उससे एनर्जी निकाल लो, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में किस तरीके से भरा जाए, है ना। ये पूरा बेसिक है, ये पीरियोडिक टेबल और आगे जो चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, वो पूरा केमिस्ट्री का बेसिक है, 11th और 12th का दोनों का। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई, आगे के लिए आसान हो जाएगा फिर। क्या डिफरेंशिएटिंग और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर है? एक बार रीड करोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा पूरा। हाँ भाई, क्या ये क्लियर है? एक बार मुझे बता दो। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर।
अब देखो इसमें आगे क्या हुआ कि अब हम यहां आ सकते हैं। अब हम एसपीडीएफ ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। तो बोहर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि उन्होंने पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, वैलेंस शेल के बारे में बताया, पेनल्टीमेट, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अब सबसे पहले अब मैं जो पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी आपको याद करवाऊंगा। एसपीडीएफ पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होगी, बट वो एक साथ याद नहीं होगी। उसको कैसे करना है, उसको पहले एस ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, उससे वो पूरा कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें अब आने वाली हैं। तो फर्स्ट अगर हम लिखें एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी एनसीईआरटी बुक में या किसी दूसरी बुक में, उसको आप निकाल के देख सकते हो कि उसमें, उसको आप निकाल के देखो कि उसमें क्या कहा जा रहा है। एस ब्लॉक कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into S subshell of वैलेंस शेल, या जो लास्ट वाला शेल होगा उसके एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। बहुत आसान है। एस ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, वो एंटर करेगा एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। इसको देखो, इसमें क्या क्या सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ याद करवाऊंगा। अब देखो तो हुआ क्या इसमें कि एस ब्लॉक में हम गए। एस ब्लॉक में अपने को सबसे पहले तो भाई ग्रुप मिलते हैं, ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है एस ब्लॉक के अंदर, ध्यान दें। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप आते हैं, और दोनों ग्रुप में उसको क्या कहते हैं, क्या उसके नाम है, वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, ग्रुप 1 को कहते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप 1 को कहते हैं भाई एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कहने का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो भी ऑक्साइड बनते हैं इनके, वो बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनते हैं विच आर वाटर सोल्यूबल, विच आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है, आपको पता है एल्कली आपने पढ़ा हुआ एसिड बेस सॉल्ट के अंदर कि एल्कली मेटल्स वो मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, और वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ग्रुप 2 को कहा जाता है एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी एल्कलाइन मतलब ये भी बेसिक नेचर के होते हैं, इनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होंगे, बट ये अपने को अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, इसको अगर हम देखें तो आप देखो कि पीरियड 1 में रखा हुआ है, अगर कोई पीरियड 1 में, तो पीरियड 1 में एक आता है हाइड्रोजन, एक आता है हीलियम। हाइड्रोजन की पोजीशन एनोमलस है, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन एनोमलस है, किसी को नहीं पता कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आएगा, पहले में आएगा कि हैलोजन के साथ आएगा, इसलिए हाइड्रोजन को यहां पर हम नहीं रखते। मेनली अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन को बीच में रखा जाता है, ना एल्कली में और ना ही हैलोजन में, उनको बीच में रख देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर
अगर रखना चाहें तो एल्कली में रख दें, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है और सबसे पहले एल्कली में रखना भी उसको ठीक होगा। तो पीरियड 1 में हाइड्रोजन आया, फिर पीरियड 1 में हाइड्रोजन आया, फिर पीरियड 2 में, फिर पीरियड 3, 4, इस तरीके से हम चलते हैं। 5, 6, ठीक है। 7 में आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं, उनको भी देखेंगे। तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम, एंड 7th में आता है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम में स्टार कर देते हैं हम, बिकॉज फ्रेंशियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इनको कैसे हम याद रखते हैं, है लीना, ठीक है, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, ठीक। अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें देखते हैं। फिलहाल अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें, बढ़ाएं, कि हम ये पूरा का पूरा एल्कली मेटल ही अगर पढ़ लें, तो पीरियड 1 में हेलीना की रब से फरियाद 7 तक आए। 7th पीरियड में आपके पास फ्रेंशियम आया, जो कि रेडियो एक्टिव है। अब बात आती है इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखे जाएं। तो इसका एटॉमिक नंबर भाई कितना है, सबको पता है कि इसके एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का 1 के बाद इसमें क्या करना है, +2 करना है। तो +2 करके लिथियम कितना आएगा, 3, फिर इसमें +8 कर देना है, फिर इसमें इस तरीके से हम मैजिक नंबर का यूज करते हैं, उसको प्लस करते जाते हैं। तो इसमें 1, 3, इसमें 11 आया, फिर हमने +8 कर दिया। तो पोटेशियम में, तो इस तरीके से बना देते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आया, 1। फिर इसमें हमने +2 किया, फिर इसका आया 3, फिर इसमें हम +8 करेंगे, इसका आएगा 11, फिर इसमें हम +8 कर रहे हैं, इसका आया 19, फिर हम इसमें +18 करेंगे, इसका आएगा 37, फिर हम इसमें +18 कर रहे हैं, 55, फिर हम इसमें +32 करेंगे, +32 करके 87, ठीक है। तो क्या ये मैजिक नंबर अपने को याद हो जाएंगे, +2 +8 +8 +18 +18 +32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ये अपने को याद करने, ठीक है। इससे हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे एटॉमिक नंबर निकाला जा सकता है। अब ये चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या ये क्लियर है, एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर बताओ याद हो जाएंगे। तो एस ब्लॉक, हाँ, आज के नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अब इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, तो एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 to 2, ऐसे लिखा जाता है NS1 to 2, एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2। एन का मतलब यहां पर होता है पीरियड नंबर,
पीरियड नंबर, जिस भी पीरियड में है वो n होगा, और उसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अब देखो एल्कली, इसमें पहला आता है एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS1, NS1। इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, NS1। N क्या आएगा, जिस पीरियड में ये है उस पीरियड का नंबर आ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का लिखा जाएगा 1s1। क्या हाइड्रोजन का 1s1 लिख सकते हैं? हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा 1s1। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा 1s1। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं साथ में करवा देता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हाइड्रोजन 1s1। लिथियम का क्या बनेगा? लिथियम से पहले जो नोबल गैस है उसको लिखो हीलियम, और हीलियम लिखने के बाद पीरियड का नंबर कितना है 2, तो 2s1। ठीक, नोबल गैस और उसके बाद 2s1। सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इससे पहले आने वाली नोबल गैस नियोन, और 3s1। मतलब इनके लास्ट, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, s सबशेल में एंटर कर रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे पोटेशियम लिखा, तो पोटेशियम के पहले आर्गन 4s1, ऐसे बना लोगे। नोबल गैस लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। रुबिडियम के पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr5s1। इसमें जिनॉन 6s1, और लास्ट में अपने पास आता है रेडॉन 7s1। इन सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही आता है, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो जाता है। N का मतलब क्या है, जो पीरियड का नंबर होगा, जिस पीरियड में आप हैं। 4th पीरियड में है तो 4s1, 5th पीरियड में है तो 5s1, 6th में है तो 6s1। क्या ये एल्कली मेटल्स कुछ समझ में आई कि क्या एल्कली मेटल्स का एक तो हम याद रखने का तरीका क्या बन जाएगा, दूसरा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पहले निकालो मैजिक नंबर से 2 8 8 18 18 32, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इतना बताओ, ये क्लियरिटी आई? हाँ, ये सारी चीजें नोट्स में है, ये नोट्स में मिल जाएंगी सारी चीजें। क्योंकि ये बुक्स में इधर उधर रहती हैं, एस ब्लॉक कहीं और रहता है, पी कहीं और रहता है, तो हम इन सबको साथ में ही कवर करेंगे। जैसे पहले एस ब्लॉक पढ़ लिया, फिर पी ब्लॉक, फिर डी, फिर एफ। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। ऑफ के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो एस सबशेल में एंटर करता है। देखो इनका सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है। 1s 2s 3s 4s, इनके सबके एस में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इनको कहेंगे एल्कली मेटल्स। क्या भाई इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? क्या कुछ ये 10th में पढ़ा हुआ है ना? ये तो कुछ 10th में भी तो पढ़ा हुआ है। इनका KLMN भी लिख सकते हैं, नो डाउट KLMN भी लिख सकते हैं इनका। जैसे 1 का 1 लिखा, 3 का 2 1 लिखा, 11 का 2 8 1 लिखा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट मोस्टली इस चैप्टर में अब जो 11th क्लास में हम यूज करेंगे वो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। ठीक है, SPDF वाला ही यूज करते हैं, वो जो KLMN है उसको बहुत कम यूज किया जाता है, मेनली हम इसी को यूज करेंगे।
ये बताइए, ये क्लियर हुआ? बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स को आप अच्छे से लिख लें, और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी देख सकते हो। जितना जितना करवाया जा रहा है बेसिक है, अभी तो बहुत बेसिक चलना है, उसको हम क्लियर करते जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? ये जो पीरियड का नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पीरियड का नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू जहां पर भी स्मॉल एन दिखेगा, वो एन की वैल्यू क्या होगी? जो ये पीरियड का नंबर है। ठीक है, 5s1 का मतलब ये वाला एलिमेंट रुबिडियम 5th पीरियड में एग्जिस्ट करेगा, सिंपल। इसके अंदर 5 अलग अलग शेल्स आएंगे। ठीक है, नोट्स को या तो आप फोटोकॉपी जो भी मैं दे रहा हूं उसको आप प्रिंट निकाल सकते हो या लिख सकते हो, बट वो लिखने हैं, बिल्कुल जरूरी है वो लिखना है, क्योंकि आगे आप बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, उससे पढ़ना लेंथी भी होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए मैं नोट्स बनवाता हूँ कि आप पहले उन नोट्स को अच्छे से तैयार करो, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, फिर किसी को ज्यादा पढ़ना है तो वो बुक्स की तरफ जा सकता है। तो नोट्स तो मस्ट हैं, वो तो करने ही करने। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे। जितना क्लियर हो गया? निशांत, शिवांग, क्लियर हो गया? अर्जुन बेटा इतना क्लियर है? ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको जितना जितना करवाया जा रहा है उतना उतना रीड करते जाओ, बस इसको अच्छे से करते जाओ। बाकी इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको करेंगे। ठीक है, जो भी रहता है वो बाकी मेरे पर्सनल नंबर पे आप डाउट अपने सेंड कर सकते हो। कोई कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो पर्सनल नंबर पे जो व्हाट्सएप पे है उस पे डाउट भेज सकते हो। ठीक है।